नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस क्लास में हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 24। ये मैथमेटिक्स का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 24 रहने वाला है, जिसमें आप यूपीएसआई 2025 के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 और एसएससी जीडी जो आपका एग्जाम आने वाला है 23 फरवरी से, जो शुरू होने वाले हैं टेंटेटिवली, उनके लिए आपकी बहुत अच्छे तरीके से मैं हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन लेके आता हूं और आपकी कंप्लीट मैथ की प्रिपरेशन, कंप्लीट मैथ की प्रैक्टिस करा देता हूं। आज की इस क्लास में शुरुआत करेंगे अपने 24 नंबर के प्रैक्टिस सेट को, और इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके यूपीएसआई 2017, 2021 और आपके जो कांस्टेबल के एग्जाम है उसमें आए हुए क्वेश्चन है, और साथ में आपके एसएससी जीडी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी से। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी जो पीडीएफ आपको मिलेगी दोस्तों, वो पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का नाम है @maths247। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स की कंप्लीट जो प्रैक्टिस कराई जाती है, उसमें हर एक कॉन्सेप्ट से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलता है डेली। आज की क्लास को शुरुआत करते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, यदि 4, 3, 6 P5 एक संख्या है और ये 5 डिजिट की एक संख्या है दोस्तों। ये संख्या अगर 3 से विभाजित है तो आपको P का मान, अधिकतम मान क्या होगा ये बताना है। अब इससे हम सीखेंगे कि कल तो हमने क्या सीखा था, कल हमने सीखा था दोस्तों 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 8 का डिविजिबिलिटी रूल और 16 का डिविजिबिलिटी रूल। आज हम सीखेंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 का। देखो, मैं आपको धीरे-धीरे जैसे-जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे, वैसे-वैसे क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। देखो, 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल एक जैसा है, तो मैं आपको इसको एक तरीके से समझा देता हूँ। यहाँ पे ही 3 दोनों को खत्म कर लेते हैं। यानी कि 3 और 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, ये कहता है कि अगर डिजिटल सम, यानी आपकी जो संख्या दी हुई है उसकी डिजिट का सम, यानी डिजिटल सम ऑफ नंबर, अगर डिजिटल सम जो आपका होता है दोस्तों, ये डिजिटल सम अगर आपका 3 या 9 से विभाजित है, तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 9 से विभाजित या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो आपको चेक करना है। अब इस संख्या को आप चेक करो, आप इसको बताओगे कि आप ये पी के स्थान पे क्या संख्या आएगी। देखो, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 आपके पास, ये 6 दिया हुआ है, ये पी दिया हुआ है, और ये आपके पास 5 दिया हुआ है। देखो, 3 तो ये कट जाएगा क्योंकि 3 योग आ रहा है, तो इसका मतलब 3 कट जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड है तो ये भी कट जाएगा। अब आप बोलोगे 6 और 5 ये भी भैया 3 से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि 9 बन जाएंगे तो 9 3 से डिवाइड हो जाएंगे। हम इसको इस तरीके से करते हैं दोस्तों। देखो, जैसे 3 और 4, 3, 6, 2, 5 इस तरीके से ले लो आप। अगर आप इसका डिजिटल सम निकालोगे तो आप एक बार इसका डिजिटल सम निकाल के देखना। ये 3 लिख लेता हूँ मैं। 4 और 3 कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 और 6 कितने होते हैं दोस्तों? 13। 13 और 3 होते हैं 16, और 16 5 होते हैं दोस्तों 21। अब ये जो 21 आ रहा है आपका, इसका भी डिजिटल सम 3 आ रहा है, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि अगर या तो डिजिटल सम निकाल के 3 से डिवाइड कर लो, ये जो संख्या 3 का मल्टीपल है उसको काटते रहो। जैसे ये 3 का मल्टीपल है, ये कट जाएगा, ये 3 का मल्टीपल है, ये कट जाएगा, ये 3 का मल्टीपल है, ये कट जाएगा, और ये दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो 9 आएगा। 9 भी 3 का मल्टीपल है, ये भी कट जाएगा। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल भी इसको काट सकते हैं। तो बात करते हैं, अब हमारे पास पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो सारी की सारी संख्या कट गई। तो पी का अधिकतम मान क्या होगा? आप बोलोगे भैया पी का जो अधिकतम मान होगा वो होगा 9। क्यों होगा? क्योंकि हमें एक डिजिट का नंबर चाहिए और पी का अधिकतम मान हमारे पास हो जाएगा 9। जब पी की जगह अगर हम 9 रखते हैं तो ये संख्या हमारी कंप्लीटली 3 से विभाजित हो जाएगी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? प्रश्न नंबर है आपका 2। एक संख्या 7, ये बीच में आपको खाली संख्या दी हुई है, इसको भरना है आपको। 7, 6, 2, 4 के रिक्त स्थान में सबसे छोटा अंक लिखित
जिससे बनने वाली संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको डिविजिबिलिटी 3 का समझा दिया, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ घर से। आप इसको मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? प्रश्न है आपका 3 नंबर। एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेषफल प्राप्त होता है। यदि इसे 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये बताना है। देखो दोस्तों, इस केस में हम क्या करते हैं, जो आपका रिमाइंडर मिलता है ना, जिससे हम देखो, अगर हम कुछ संख्या को 119 से विभाजित करते हैं तो हमारे पास 19 शेषफल आता है। तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं ये जो रिमाइंडर होता है ना 19, इसको ही हम मान लेते हैं नंबर। यही जो हमारा हो जाता है ये हम मान लेते हैं नंबर है। अब ये नंबर अगर देखो आप, ये नंबर है। अगर मैं इस नंबर को, आप मुझे बताओ, अगर मैं 119 को 19 को अगर 119 से डिवाइड करूंगा तो ये पूरा कंप्लीटली नहीं जाएगा, तो ये रिमाइंडर बन जाएगा आपका। रिमाइंडर क्या बन जाएगा? 19 बन जाएगा। तो मैंने यही संख्या आपको, रिमाइंडर ही संख्या मैंने संख्या मान ली। ठीक है, रिमाइंडर जो है यही हमने वो संख्या मान ली। अब इसने बोला कि अगर इस संख्या को हम 17 से विभाजित करते हैं तो क्या शेषफल आएगा? आप मुझे बताओ, अगर मैं 17 से विभाजित करूंगा तो सीधा सीधा 2 रिमाइंडर आ जाएगा आपका। तो 2 रिमाइंडर आ जाएंगे, यानी कि 2 शेषफल आ जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? प्रश्न नंबर है आपके पास 4। आपको बताना है, आपको बताना है 7, 0.7। अब मैं इसको सही करके लिख देता हूँ। 10/7, 7/10 लिख देता हूँ। इसको लिख देता हूँ दोस्तों 35 बटे कितना, 35/100 लिख देता हूँ। और इसको लिख देता हूँ 105/100, 105/100 हमने लिख दिया। हमें बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। अब इसका एलसीएम क्या होगा ये आपको बताना है। एलसीएम, अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जो अंश है, जो नोमिनेटर है, उसका हमें निकालना पड़ेगा। क्या? उसका हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। यानी 7, 35 और 105 का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। और डिवाइड कर देंगे, और नीचे जो संख्या दी हुई है हर, उसका हमें निकालना पड़ेगा दोस्तों एचसीएफ। तो 10, 100 का हमें निकालना पड़ेगा क्या? एचसीएफ। इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा और इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ क्या आंसर हो जाएगा? ऊपर अगर मैं एलसीएम निकालने जाता हूँ तो इसका एलसीएम 105 हो जाएगा, और अगर मैं नीचे इसका एचसीएफ निकालता हूँ तो 10 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे भैया 10 इसका एचसीएफ आ जाएगा। लघुत्तम समावर्तक निकालना है ना? हाँ, ठीक है। तो 10 इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो आप मुझे बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा भैया, देखो 7 से कट जाएगा कितनी बार, 35 से कट जाएगा कितनी बार? 3 बार। बिल्कुल सही बात है, एल्शियम तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा भैया कितना? ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 10.5। ये 10.5 आपके पास सही उत्तर हो जाएगा, 10.5। समझ गए आप बात को? 10.5 आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमें बोला गया था 10.5 आपके पास सही उत्तर हो जाएगा, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा हमें। तो आपका ये वाला ऑप्शन आप इसको सही कर लेंगे दोस्तों, एक बार ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन आप इसको सही कर लेंगे। ये आपके पास जो ऑप्शन दिया हुआ है ये 10.5 दिया हुआ है, ये है आपका 10.5। ठीक है, आपको बोला था एक बार, आपको बोला था 7 और 0.35 और 1.05 का लघुत्तम समावर्तक हमें बताना है एलसीएम। तो ऊपर वाले का हम एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाले का क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। समझ गए आप बात को? इसका एचसीएफ निकालेंगे तो वह एचसीएफ का मतलब क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड कर दे, तो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है? बड़ी से बड़ी संख्या 10 है आपकी। तो 10 इनको सबको डिवाइड कर देगी तो एचसीएफ हो जाएगा 10, और 105 हो जाएगा आपका एलसीएम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 10.5। सही उत्तर आ जाएगा आपका 10.5। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर कौन सा है हमारा? प्रश्न नंबर है हमारे पास 5। आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 15, ये संख्या दी हुई है, और एक दिया हुआ है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6। इसका एलसीएम आपको बताना क्या होगा? एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक इसका बताना है। तो आप क्या करेंगे? पहले इसको सिंप्लीफाई करके इसके इफेक्ट वो निकाल देंगे। इसको क्या कर देंगे? इसको सिंपल करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। देखो, अगर मैं इसको लिखता हूँ तो 15 कितना होता है? 5 या 15 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 5x हो जाएगा और माइनस के 3x हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा आपका 15। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बोलो? ये हो जाएगा मेरे पास, x मैंने कॉमन लिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x माइनस के 5, और यहाँ पे मैंने माइनस के 3 कॉमन लिया, ये हो जाएगा x माइनस के 3। समझ गए आप बात को? तो ये हो जाएगा x माइनस 3।
ऐसे ही हम इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 2x प्लस के 6 हो जाएगा। और आप इसको सोल्व करोगे तो x माइनस के 3 हो जाएगा और x माइनस 2 हो जाएगा। क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है और एलसीएम का मतलब होता है हमारे पास बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्या से कट जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, देखो x माइनस 3 हो जाएगा इसमें कॉमन, और एक हो जाएगा x माइनस 5 और एक हो जाएगा x माइनस 2। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा x माइनस 5, x माइनस 2, x माइनस 3, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर कौन सा है आपके पास, प्रश्न नंबर है आपके पास 6। प्रश्न नंबर 6 आपके पास है, इसको आप करने की कोशिश करना। 44.897 गुणा 45.0086 गुणा 101.111 का अनुमानित मान ज्ञात कीजिए, इसका मान क्या होगा। 2017 यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ये आपके पास दिया हुआ है गुणा 0086 आपके पास दिया हुआ है गुणा, ठीक है। इसका अनुमानित मान आपको बताना है, इसका अनुमानित मान आपका क्या होगा। ध्यान से समझेंगे आप इसको, और अगर आप इसको ध्यान से समझ पाओ तो यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है दोस्तों। देखो आपको दिया हुआ है बहुत अलग अलग क्या है, नंबर बहुत अलग अलग है, आपको बहुत दूर दूर नंबर दिए हुए हैं, तो आप इसको सिंपलीफाई करके लिखो। अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये भी मेरे पास 45 है, अगर मैं इसको लगभग 45 मान लेता हूँ, ये भी अगर मैं लगभग 45 मान लेता हूँ, और ये मेरे पास लगभग 45 है ही, और साथ में मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, मान लीजिए 101 को मान लेता हूँ 100, तो लगभग जो आंसर आएगा इसी के आसपास आ जाएगा। 45 का अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा और 4 पंजे 20 हो जाएगा। और इसकी मल्टीप्लाई जब आप किससे करोगे, 100 से करोगे, तो लगभग आपके पास जो बचेगा वो 20,002 ये आपके पास आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये इतना आपके पास लगभग आ जाएगा। तो इतना, इसके लगभग कौन सा आंसर है ये आप मुझे बताएंगे। इसके लगभग आपके पास यही आंसर हो रहा है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमने वैल्यू जो ली थी वैल्यू लमसम की ली थी, तो आंसर भी हमारा जो लमसम का होना चाहिए। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर कौन सा है आपका, प्रश्न नंबर है आपके पास 7। प्रश्न नंबर 7 है, इसको आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 175/10 के आगे कितने जीरो लगाने, 5, 1 2 3 4 और एक 5, और मल्टीप्लाई कर देंगे 8 गुणा 8000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 जीरो से तो ये 3 जीरो आपके कट जाएंगे, 25 से ही आपके पास कट जाएगा, 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100, और 4 से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2 बार, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 आपके पास सही उत्तर हो जाएगा, 14 आपके पास सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, प्रश्न नंबर है आपके पास 8। x माइनस 1/x इज इक्वल टू आपको 4 दिया हुआ है, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 आपको निकालनी क्या होगी। तो सिंपल तरीके से आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इसका निकालना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। तो आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और क्योंकि ये माइनस का तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 16 प्लस कितना होता है 18। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 कैसे निकालते हैं बोलो। इसका मुझे स्क्वायर कर देना है, क्यूब कर देना है, तो यानी क्यूब करेंगे तो कैसे आएगा, आप बोलोगे भैया 18 का क्यूब हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 3 × 18, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। आप इसको सोल्व करेंगे, देखो यूनिट डिजिट सबकी अलग है, तो यूनिट डिजिट से कर लीजिए, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा आपके पास, तो यूनिट डिजिट पे 2 आ जाएगा, और माइनस 8 से 24 यूनिट डिजिट पे 4 आ जाएगा। तो जब इधर से माइनस करेंगे ना, तो 12 में से 4 जाएंगे, 8 बचेंगे, तो आंसर आपके पास हो जाएगा 5778। तो आपके पास इसका आंसर जो आएगा वो आपके पास आएगा 5778, सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि हमने कैसे करा, यूनिट डिजिट से करा, यूनिट डिजिट सबकी से अलग अलग थी, तो हमने यूनिट डिजिट से इसका आंसर निकाल लिया। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, ये प्रश्न आप किसी ने हमसे ग्रुप में ये क्वेश्चन आया था, जो बच्चों के डाउट थे उसमें मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ, हालांकि मैंने सॉल्यूशन करके आपको ग्रुप में भी बता दिया था। जो ग्रुप है हमारा, जो टारगेट ग्रुप है आपका यूपीएसआई का, आप उससे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, और मैंने हालांकि आपको आंसर बता दिया था, उसका सॉल्यूशन करके बता दिया था, लेकिन मैंने क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा तो मैंने इस क्वेश्चन को इसमें भी ऐड कर लिया। आपसे बोला गया है, एक पुलिसकर्मी ने पुलिस स्टेशन से बाहर कदम रखा और पश्चिम की ओर 60 मीटर चला। देखो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे उसने कदम रखा होगा,
और पश्चिम की ओर 60 मीटर चला होगा। बिल्कुल सही बात है, ये 60 मीटर चला होगा। उसके बाद वह अपने बाएं मुड़ता है, तो यहाँ पे खड़ा हो जाएगा तो बाएं किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, और 38 मीटर चलता है, तो बाएं मुड़ के 38 मीटर चला। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ा और फिर कितने मीटर चला, फिर मिला मीटर चला वो 60 मीटर, यहाँ पे 60 मीटर चलता है। उसके बाद फिर वह अपने दाएं मुड़ा और रेगिस्तान तक पहुंचने के लिए उसको देखो उसने फल की दुकान तक पहुंचने के लिए 38 मीटर चला, यानी यहाँ जो है ना, यहाँ यहाँ उसकी फल की दुकान है। ठीक है, यहाँ पे फल की दुकान है, तो मैं यहाँ पे शॉप लिख देता हूँ, और यहाँ पे है उसका ऑफिस। ठीक है, बात समझ में आ रहे हो आप, ये है उसका ऑफिस दोस्तों। अब उसने रेगिस्तान की तरफ जाने के लिए 38 मीटर दाएं मुड़ के चला, वो यानी 38 मीटर चला तो यहाँ पे आ गया होगा, और यहाँ पे 38 मीटर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा उसका डेजर्ट एरिया। ठीक है जी। अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत अच्छा था ये क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है फलों की दुकान से होकर पुलिस स्टेशन तक रेगिस्तान के बीच की दूरी कितनी होगी। देखो यहाँ से वो कहाँ जाएगा, फलों की दुकान से होकर, ये फलों की दुकान से होकर, और यहाँ से फिर वह कहाँ जाएगा, यहाँ से फिर जाएगा वो अपने ऑफिस में। इसकी दूरी कितनी थी, ये जो मैंने आपको अलग पेन से ड्रॉ किया है, इसकी दूरी आपको निकालनी है ये। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे सिंपल तरीके से आप मुझे एक बात बताओ, ये भी 38 है और ये भी 38 मीटर है, तो आप मुझे बताओ 38 मीटर, और जब आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जब आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ना, ये लगभग आपकी जो वैल्यू आएगी ये 71 आ जाएगी, क्योंकि जब इसका स्क्वायर को ऐड करेंगे तो वो 71 से कम बनेगा, तो हम लगभग में 71 मान लेते हैं, क्योंकि हमें इसका लगभग आंसर बताना है, लगभग। ठीक है, तो उसके बाद अब देखो ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो ये भी पाइथागोरस प्रमेय बन रही है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री कोण है। अब ये भी पाइथागोरस प्रमेय बननी, तो ये भी हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी हमारे पास 70 बना जाएगी लगभग। तो आपसे पूछा गया था शॉप से, रेगिस्तान से शॉप से ऑफिस होते हुए कितनी दूरी चलेगा वो, तो 71 हो जाएगी ये, और प्लस हो जाएगी 71, तो लगभग जो आपका आंसर आएगा, वो लगभग आपका आंसर आएगा दोस्तों 142। 142 मीटर आपका 142 मीटर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपके पास, ये भी क्वेश्चन आपका उसी में ही आया था दोस्तों, मतलब ग्रुप में आया था, तो इस क्वेश्चन को भी मैं अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। देखो, मोहन का घर राधा के घर से 400 मीटर उत्तर की ओर है। मान लीजिए मोहन का घर यहाँ है, मोहन का घर, मान लीजिए राधा का घर, मान लीजिए यहाँ पे है राधा का घर, ये राधा का घर है। राधा का घर से मोहन का घर 400 मीटर उत्तर की ओर है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ मोहन का, यहाँ पे मान लेता हूँ मोहन का घर है, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं मोहन का घर है। तो ये आर जो हो जाएगा आपका, ये राधा का घर हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे हो जाएगा आपका मोहन का घर, इससे 400 मीटर दूरी पर। तो यहाँ पे 400 मीटर की दूरी पर इसका मोहन का घर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मोहन का घर मान लेते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया है दोनों अपने अपने घरों से निकलकर 100 मीटर उत्तर की ओर चलते हैं। देखो राधा का घर यहाँ है, राधा अगर अपने घर से निकलेगी तो 100 मीटर उत्तर की ओर चलेगी, तो मान लीजिए यहाँ पे राधा पहुंच गई है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसकी 100 मीटर हो जाएगी। और क्योंकि टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी आपको कितनी बताई हुई है, टोटल दूरी है आपकी 400 मीटर। तो मैं इसको एक बार पेन छोटा कर लेता हूँ, ये आपकी जो टोटल दूरी है दोस्तों, ये 400 मीटर है, तो मैं यहाँ पे 400 मीटर लिख देता हूँ। और ये वाली जो आपकी दूरी है, ये जो आपकी दूरी है, ये जो आपकी दूरी है, ये है दोस्तों 100 मीटर। समझ पा रहे हो आप बात को। अब इसने बोला कि अपने अपने घरों से निकल करके, अपने अपने घरों से निकल करके वो 100 मीटर ऊपर की ओर चलते हैं, यानी नॉर्थ की ओर चलते हैं, तो ये भी नॉर्थ की ओर चला होगा 100 मीटर। तो मान लीजिए 100 मीटर यहाँ पे आ जाएगा ये। उसके बाद इसने क्या बोला, उसके बाद इसने बोला कि, उसके बाद बोला फिर मोहन अपने बाईं ओर मुड़ता है, मोहन जो है अपने बाईं ओर मुड़ता है, यानी लेफ्ट मुड़ता है, तो लेफ्ट मुड़ेगा तो इधर की साइड चलेगा, और लेफ्ट मुड़ के 200 मीटर चलता है, यानी यहाँ पे जाएगा तो ये 200 मीटर यहाँ पे पहुंच जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद पहुंचने के बाद ये क्या कहता है, पहुंचने के बाद बोलता है पुनः बाएं ओर मुड़ता है और सीधे 350 मीटर चलता है। मोहन फिर बाएं ओर मुड़ता है और 200 मीटर चलता है, और पुनः, ठीक है, और पुनः बाईं ओर मुड़ता है। देखो यहाँ से मोहन अपनी बाईं ओर मुड़ा, फिर पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 350 मीटर चलता है, तो 350 मीटर चलेगा। अगर बाईं ओर मुड़ेगा तो फिर 350 मीटर चल जाएगा। ठीक है, सही बात है। और
चलता है और अपने स्कूल पहुंच जाता है। राधा फिर दाएं ओर मुड़ती है, यहाँ पे पहुंच गया ना, यहाँ पे 350 मीटर चला, और जब 350 मीटर चला तो यहाँ पे अपना क्या पहुंच गया, स्कूल पहुंच गया। इसने बोला मोहन का घर राधा के घर से 400 मीटर उत्तर की ओर है। बिल्कुल सही बात है। दोनों अपने अपने घर से निकलते हैं और 100 मीटर और उत्तर की ओर 100 मीटर चलते हैं। मोहन फिर बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है और 200 मीटर चलता है और पुनः पुनः बाईं ओर मुड़ता है और सीधे 350 मीटर चलता है और अपने स्कूल में पहुंच जाता है। यहाँ पे मान लीजिए उसका स्कूल आ गया। ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पे मैंने मान लिया उसका क्या हो गया, स्कूल आ गया। उसके बाद राधा फिर अपने दाएं ओर मुड़ती है। अब राधा यहाँ पे है तो राधा अपने दाएं ओर मुड़ेगी। राधा अपने दाएं ओर मुड़ी, दाएं ओर मुड़ती है और 350 मीटर सीधे चलती है। 350 मीटर उसने सीधा चला, ये 350 मीटर उसने क्या करा, सीधा चला। उसके बाद और फिर अपने बाएं ओर मुड़ के 50 मीटर क्या हो जाती है, बाएं ओर मुड़ के 50 मीटर चलती है। तो बाएं ओर मुड़ी और 50 मीटर ये चल गई। बाएं ओर मुड़ने के बाद ये 50 मीटर चल गई तो यहाँ पे पहुंच गई। तो यहाँ पे राधा का क्या हो गया, यहाँ पे राधा का स्कूल हो गया। यहाँ पे राधा का स्कूल हो गया और यहाँ पे मोहन का स्कूल हो गया। आपसे बोला उनके और अपने स्कूल पहुंच जाती है तो उनके स्कूलों के बीच की दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। उनके स्कूलों के बीच की दूरी, तो आप देखो ध्यान से समझो। आप मुझे बताओ 100 मीटर ये चला था और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 500 मीटर है और 500 मीटर में 100 मीटर ये चल गया, 100 मीटर ये चला, 100 मीटर ये चला और 50 मीटर ये चला, यानी यहाँ पे अभी आ चुका है। यहाँ पे कितने 150 मीटर चल चुका है और 350 मीटर ये है तो 350 मीटर ये चल चुका, यानी इसके और इसके बीच की दूरी आपको सीधी बतानी है। तो कितनी दूरी है आप मुझे बताओ, 350 ये है दोस्तों और 200 ये है, तो 350 और 200 कितनी हो जाएगी, 350 और 200 हो जाएगी दोस्तों 550, यानी 550 मीटर उसके बीच की क्या है, 550 उसके बीच की दूरी है, 550 मीटर, यानी आंसर कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 11। प्रश्न नंबर 11 आपको दिया हुआ है, ध्यान से इसको समझेंगे। प्रश्न नंबर 11, त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है 78 डिग्री है, कोण ए का समद्विभाजक है एडी है, तो बीसी से बिंदु डी पर मिलता है और बिंदु ई पर ए ई, ये पैरेलल होगा, ये पैरेलल होगा दोस्तों, पैरेलल। एक सेकंड का मुझे समय देंगे बस। जी ये परपेंडिकुलर है दोस्तों, ये परपेंडिकुलर, माफी चाहूंगा ये थोड़ी सी गलती यहाँ पे हुई है, शायद परपेंडिकुलर का साइन नहीं बन पाया होगा। तो ये परपेंडिकुलर का साइन, ध्यान से समझना इसको। ठीक है जी, ये किसका साइन है, परपेंडिकुलर का साइन, ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। एंगल जो है ए बी, त्रिभुज क्या है एबीसी में, एंगल बी जो है 78 डिग्री है, एंगल ए का समद्विभाजक है, जो एंगल बी है वो ए का समद्विभाजक है और एडी पे समद्विभाजक है। तो एडी समद्विभाजक है जो बी सी से बिंदु डी पर मिलता है और बिंदु ई पर ए ई परपेंडिकुलर है बी सी के। तो आपको बताना है एंगल डी ए ई बराबर जो है 24 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको बताना एंगल ए सी बी का माप कितना होगा, एंगल ए सी बी का माप कितना होगा, आपको एंगल ए बी सी का माप बताना है। देखो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको इसका चित्र कैसे बनाना है, यानी इसका फिगर कैसे बनानी है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आपके पास क्या है, एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट आपके पास ए है। उसके बाद मान लेता हूँ दोस्तों एक पॉइंट आपके पास यहाँ है बी, ये पॉइंट आपके पास हो गया दोस्तों बी। आप इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए, त्रिभुज बनाना है क्योंकि हमें, और एक त्रिभुज बनाना है तो मैं मान लेता हूँ ए बी सी आपका एक पूरा का पूरा एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये आपका एक त्रिभुज हो जाएगा, तो मैं इसको त्रिभुज को बहुत अच्छे तरीके से बना देता हूँ। ये मान लीजिए ये सी हो गया। अब ये क्या बन गया दोस्तों, ये हो गया आपका एक त्रिभुज। ठीक है, आप बात समझ पा रहे होंगे मेरी, ये एक त्रिभुज हो गया। आपसे अब क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है दोस्तों, आपसे बोला गया है जो ए ई है, जो ए ई है वो बी सी पे परपेंडिकुलर है, तो ए ई में मान लेता हूँ ये परपेंडिकुलर होगी, यहाँ पे ए ई होगी कोई वैल्यू,
ए ही होगी कोई वैल्यू। और ये क्या है दोस्तों, ये परपेंडिकुलर है आपकी किस पे, ये परपेंडिकुलर है किस पे, ये परपेंडिकुलर है बीसी पे। तो मान लेता हूं मैं ये ए ही है, ए ई, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी दोस्तों बीसी पे। ये बात आपको समझ में आ गई। और परपेंडिकुलर होगी तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ये बात भी आपको समझ में आ गई। आपसे बोला गया है जो ए डी है, ये जो ए डी है वो कोण ए का समद्विभाजक है। कोण ए का समद्विभाजक, देखो ए डी को मैं समझाता हूँ आपको। अगर ये एंगल पूरा है ना, ये एंगल, तो इसका समद्विभाजक जो है वो ए डी है। यानी मैं मान लेता हूँ ये ए डी होगा, ये मान लेता हूँ दोस्तों ए डी है, ठीक है। और ए डी का मतलब ये वाला कोण और ये कोण आपका बराबर हो जाएगा। समझ गए आप बात को। अब आपको आगे क्या पूछा गया है, मैं इसको एक बार अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। आपको बोला गया है, देखो एंगल बी जो है आपको दिया हुआ है 78 डिग्री, तो ये 78 डिग्री हो जाएगा। एंगल आपको दिया हुआ है डी ए ई, तो डी ए और ई जो एंगल दिया हुआ है, यानी कि ये वाला जो आपका एंगल है, ये एंगल आपका 24 डिग्री है। तो आपको बताना ए सी बी, ए सी और बी, यानी ये वाला एंगल आपको बताना है ये एंगल क्या होगा। समझ गए आप बात को कि नहीं समझ गए, सारी बात आप समझ गए होंगे। अब इसका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको डायरेक्ट लिखा देता हूँ। कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों एंगल, एंगल डी ए ई, ये जो बीच वाला एंगल होता है ना, ये थीटा, इसको थीटा बोलते हैं हम अपनी तरफ से, मतलब जब हम पढ़ते हैं तो इसको कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो ये जो एंगल होता है ये बराबर होता है 1/2, 1/2 एंगल ए, एंगल ए बी और सी, और माइनस के एंगल ए सी और बी के बराबर। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब आप इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से समझो कैसे। ये एंगल आपको कितना दे रखा है, 24 दिया हुआ है, बराबर आपके पास 1/2 है। और क्योंकि हमें तो एंगल ये निकालना है, तो ये एंगल हमें दिया हुआ है 78, ये एंगल हमें 78 डिग्री दिया हुआ है। और माइनस में मान लेता हूँ, चलो मैं इसको मान लेता हूँ एक्स, ये इसको एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। तो इस एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 दूनी कितने होते हैं, 48 होते हैं। और बराबर आपके पास हो जाएगा 78 और माइनस हो जाएगा एक्स। तो एक्स की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी 30 डिग्री। यानी जो एंगल आपका हो जाएगा दोस्तों, ये एंगल हो जाएगा आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। वैसे जब हम इसको सीखते हैं तो ये जो एंगल होता है ना दोस्तों, ये वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल के और इस एंगल के अंतर के बराबर होता है। इस एंगल और इस एंगल के अंतर के आधे के बराबर होता है। लेकिन ये ध्यान से समझना, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए और ये आपको इसको दिया होना चाहिए। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, 12। एक त्रिभुज में आपको बताया गया है, एक त्रिभुज में एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है और दो अन्य भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 1 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 90 है तो आपको उसका क्षेत्रफल बताना कितना होगा। तो आपको क्या करना है, सीधा सबसे पहले आपको क्या लगाना है, सबसे पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना है। पेरीमीटर क्या होता है इसका, पेरीमीटर होता है तीनों भुजाओं का योग। उसके बाद वहां से आप तीनों भुजा निकाल लेंगे और तीनों भुजा निकालने के बाद आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे इसका। पाइथागोरस उससे इस वाले फॉर्मूले से मैं हीरोइन फॉर्मूला लिख देता हूँ, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू हो जाएगा एस माइनस सी। इस फॉर्मूले से आप इसका क्या निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, कर लेंगे आप इसको, होमवर्क के तौर पे लिख देता हूँ। आगे चलते हैं क्वेश्चन, हाँ जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, त्रिभुजाकार रेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। जो त्रिभुजाकार रेत का आधार है उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। यदि रेत की जुताई की लागत 24.68 रुपए प्रति 100 मीटर है, तो अनुसार मीटर के अनुसार 333.18 रुपए है, तो इसका आधार ज्ञात कीजिए कितना होगा। ठीक है, देखो ध्यान से समझेंगे। एक त्रिभुजाकार क्या है, खेत है दोस्तों। मान लीजिए ये हमारा एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है, खेत है ये हमारा त्रिभुजाकार। इसने बोला है इसकी जो लंबाई है ना, लंबाई इसके आधार की, सॉरी इसका जो आधार है इसकी लंबाई का 3 गुना है। मैं यहाँ से अपनी तरफ से मान लेता हूँ दोस्तों, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो ऊंचाई है, सॉरी ऊंचाई जो है इसकी वो है मान लीजिए x। तो इसका आधार कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया इसका आधार हो जाएगा 3x, यानी आधार इसका 3x हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि ये इसका आधार होता है। समझ पा रहे हो बात को, ये इसका आधार होता है। अब इसने बोला त्रिभुज का क्षेत्र, पहले आप इसका निकालो क्षेत्रफल।
क्योंकि भाई जुताई तो क्षेत्रफल में होगी ना पूरे, जो पूरा क्षेत्रफल होगा उसको ही तो जोता जाएगा। तो आप इसका क्षेत्रफल निकालो, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा कितना, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 3x² बाई 2, 3x² बाई 2 हो जाएगा। अब इसने बोला है कि जो इसकी जुताई जुताई की लागत है, जुदाई नहीं जुताई की लागत, तो कितना है, आप बोलोगे 24.68 रुपए प्रति 100 है, प्रति 100 मीटर है। इसके अनुसार 333.18 रुपए को इसका आधार ज्ञात कीजिए। इसके मतलब इस हिसाब से उसमें 33 दशमलव इतने रुपए लगते हैं, तो आपका आधार ज्ञात करना है कितना होगा इसका आधार। तो देखो ध्यान से समझेंगे, ये जो आपकी वैल्यू है दोस्तों, ये वैल्यू आप मुझे बताओ, ये जो वैल्यू है ना 100, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी 24.68 की। आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है 333.18 की, और इसके बराबर कर देंगे आप इसका क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल तो निकालना है ना, इसके बराबर कर देंगे इसका क्षेत्रफल, यानी 1/2 3x² हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, आप यहाँ से बोलोगे, जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, आप इसको जब सोल्व करोगे दोस्तों, तो ये पूरा पूरा आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, देखो आप इसको डिवाइड करो, अगर मैं इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा 333 और 18, और बटे कितना हो जाएगा 24.68, 24.68 आपके पास ये हो जाएगा, और बराबर आपके पास हो जाएगा 3x² बाई 2, यही तो होगा। आप इसको सोल्व करोगे, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी ना दोस्तों, आपके पास इसकी वैल्यू निकल के आएगी। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास निकल के आएगा कितना, ये आपके पास निकल के आएगा, ये आपके पास निकल जाएगा 3x² बराबर हो जाएगा 2700। तो यहाँ से आपके पास x की जो वैल्यू आ जाएगी, देखो 3 से डिवाइड करेंगे 900, यानी कि x की वैल्यू 30 आ जाएगी। अब x की वैल्यू आपके पास 30 आ गई, तो इसका आधार कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ। तो 3 × 30 इसका आधार हो जाएगा, और 3 × 30 बराबर हो जाएगा 90, यानी 90 सेंटीमीटर इसका आधार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है जी, आपके पास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। आप बोलेंगे क्वेश्चन नंबर है 14, क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से समझेंगे। एक आयताकार बक्से के किनारे 2:3:7 के अनुपात में है, ओ हो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 738 वर्ग मीटर है, तो बक्से का आधार आयतन आपको बताना कितना होगा, इसका आयतन आपको बताना कितना होगा। तो सिंपल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार बक्सा, आयताकार बक्से का मतलब घनाभ, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 इंटू, इसको मैं x मान लेता हूँ 2x, तो 2x इंटू 3x प्लस हो जाएगा 3x इंटू 7x प्लस हो जाएगा 7x इंटू दोस्तों 2x हो जाएगा। ये इसका हो जाएगा टोटल, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये टोटल सरफेस एरिया जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 738 बराबर, आप इसको लिखोगे 2, ये हो जाएगा 6x² प्लस, और कितना हो जाएगा 7 या 21x², 21x² हो जाएगा, प्लस 7 दूनी 14x² हो जाएगा। ठीक है जी, आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 2 × 6 = 12 और 2 × 9 = 18 बराबर कितना हो जाएगा, आप इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा बोलो, 35 और 6 हो जाएगा 41, 41x² हो जाएगा। देखो इसको डिवाइड करूंगा तो ये पूरा पूरा 9 बार कर जाएगा, तो x² बराबर 9 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, x बराबर आपके पास आ जाएगा 3। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया बक्से का आयतन। तो पहले आप बक्से के किनारों की वैल्यू निकाल दीजिए। ये हो जाएगा आपके पास 2 × 3, ये हो जाएगा आपके पास 3 × 3, और ये हो जाएगा आपके पास 7 × 3। तो इनकी वैल्यू निकल जाएगी, यानी इनकी अलग अलग भुजाएं निकल जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों 6 कोमा, ये हो जाएगा 9 कोमा, कितना हो जाएगा 21। अब ये इसकी क्या निकल गई, इसके बक्से के किनारों की, यानी कि ऊंचाई और लंबाई, ऊंचाई और कितनी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई निकल गई। तो आप इसका आयतन निकालेंगे, आयतन वॉल्यूम बराबर कितना होता है 6 × 9, 9 × 21 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, ये हो जाएगा आपके पास 9×6 = 54, और 54 की मल्टीप्लाई 21 से करूंगा तो 21×4 = 44 का 4 हो जाएगा, 21×5 = 105, 105 और 4 आपके पास हो जाएगा 109, तो ये हो जाएगा 1094, 1094 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1094 होगा, 21 चौक
21 चौक 84 होगा ना, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 21 चौक 84 होगा, तो आपके पास ये हो जाएगा 4, 8 कैरी हो जाएंगे, 21 पंजे 105, 105 और 8 होते 113, यानी आपके पास आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। मैं इसको सही कर देता हूँ, ये थोड़ी सी मुझसे ही मिस्टेक हो गई दोस्तों, ये आपके पास इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये 1134 आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपके है 15। 15 नंबर प्रश्न है, ये भी घन आपका प्रश्न है, कर सकते हो आसानी से, ये भी घन आपका ही है। ठीक है, आज आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपके पास 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? अनुक्रम यानी कि एक श्रेणी आपको दी हुई है और इस श्रेणी की संख्या आपको कितनी दे रखी है दोस्तों? 243, 256 और 259। और इसी तरीके से इसका 191 पद तक का योग आपको बताना है कितना होगा। तो योग का फॉर्मूला आपको आना चाहिए सबसे पहले। तो मैं योग का फॉर्मूला आपको बताता हूँ। एस एन बराबर जो होता है, क्योंकि ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये इसका एस एन यानी कि सम का फॉर्मूला होता है। आप इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। एस एन निकालना है आपको, बराबर कितना हो जाएगा, एन कितना 151 और 151/2 हो जाएगा दोस्तों, और इंटू 2a, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, और प्लस हो जाएगा, एक माइनस करेंगे तो 150 हो जाएगा, और 150 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डी। डी की वैल्यू कितनी है बोलो? डी की वैल्यू है भैया 13, डी की वैल्यू है 13, तो 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। आप इसको सोल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 151/2 गुणा, इसको ऐड करो, आप इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 13 पंजे 65 का 5 हो जाएगा, और 13 ही कम 13 और 13 और 6 कितने होते हैं 19, 100 कितना हो जाएगा 95, 195 यानी कि 1985, 1950 हो जाएगा। 1950 में आप 86 ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा दोस्तों, और उसके बाद कितना होगा, 5 8 5 13 का 3 हो जाएगा, और 9 और 4 हो जाएंगे, 13 और 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास इतना, 2 से आप डिवाइड करोगे तो 12 12 18 आपके पास ही आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर दो 51 से, तो 8 ही कम 8 यूनिट डिजिट पे 1 8 आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके पास 1,83,918 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपके पास सही उत्तर। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? प्रश्न नंबर है आपके पास 17। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी जीपी का पहला पद कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, सर्वानुपात 5 दिया हुआ है, और इसके 4 पदों का योग आपको बताना है कितना होगा। तो 4 पदों का योग आपको बताना है। पहले तो आपको इसका सर्वानुपात दिया हुआ है आर। अब आर आपका अगर बड़ा होता है ना दोस्तों 1 से, तो यहाँ पे फॉर्मूला अलग लगता है, और अगर आर छोटा होता है 1 से तो फॉर्मूला अलग लगता है। तो यहाँ पे समझेंगे आर की वैल्यू कितनी दी हुई है। आर की वैल्यू 5 दी हुई है, आर बराबर कितना दिया हुआ है, आर बराबर आपको 5 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे पहला पद यानी ए की वैल्यू आपको 12 दी हुई है, और आपको 14 फोर्थ नंबर का पद निकालना है, यानी कि आपको एन की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 4। आप इसको सोल्व कर लेंगे। देखो, इसका फॉर्मूला होता है एस एन बराबर होता है ए यानी कि 12 इंटू R-1, या 1 माइनस, देखो ध्यान से समझेंगे, अगर आर आपका बड़ा है 5 से तो होता है R-1, R-1, ठीक है, R-1 हो जाएगा, और अपॉन कितना हो जाएगा, नीचे भी आपका R-1 आ जाएगा। ये हो जाएगा R की पावर n-1 होता है ऊपर। ठीक है, ध्यान से इसको समझेंगे आप, R की पावर n-1 होता है। इसको आप ध्यान से समझेंगे, मैंने आपको कई बार फॉर्मूले भी लिखाए हैं, आपको ये एपीजीपी मैंने आपको कंप्लीट कराई हुई है दोस्तों, और मैं उम्मीद करूंगा अगर आपने क्लासेस देखी होंगी तो आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में भी आई होंगी। ठीक है जी, आपको ये चीज़ें भी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो आर की पावर n-1 होता है, अपॉन होता है आर। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से समझेंगे, ये 12 हो जाएगा, और आर कितना है हमारे पास, आर 5 की पावर 4 कितना होता है बोलो, 5 की पावर 4 होता है भैया 625, और 625 माइनस के 1 बटे कितना हो जाएगा, R-1। ये R-11 नहीं, R-1 है। तो आर कितना दिया हुआ है आपके पास, 5, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों, 4। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लो। तो आप इसको सोल्व करोगे तो 12 गुणा 624 हो जाएगा, और बटे हो जाएगा 4। जब आप इसको सोल्व करोगे तो पहले 4 से डिवाइड करेंगे, उसके पास आपके पास आंसर आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 624 गुणा 3 हो जाएगा, और 3 चौक 12 का 2 हो जाएगा, और आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1872। 1872 आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? प्रश्न नंबर है आपके पास 18। 18 नंबर प्रश्न है आपका, इसको करने की कोशिश करते हैं। एक गांव में 60% परिवार के पास एक गाय है,
30% परिवार के पास एक भैंस है और 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास प्रत्येक एक गाय और एक भैंस दोनों है। तो ध्यान से समझेंगे, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये हमारा समुच्चय का क्वेश्चन है सेट थ्योरी का। तो वेन डायग्राम से इसको करेंगे हम। 15% जनता ऐसी है जिनके पास गाय और भैंस दोनों है। 60% परिवार के पास गाय है तो 15 यहाँ पे हो गया, तो 45% लोग बचे होंगे। उसके बाद 30% के पास भैंस है तो 15 यहाँ पे हो गया, ये हो जाएगी काऊ, ये हो जाएगी बुफेलो। 15% यहाँ पे हो गया 30 में से, तो 15% यहाँ पे बचेगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है गांव में कुल 960 परिवार रहते हैं, तो इन कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है आपको बताना है। तो आप मुझे बताएंगे टोटल कितने परिवार हैं दोस्तों, टोटल ये कितने परसेंट आ जाएगा, 30 और 75 हो जाएगा। 75% लोग ऐसे हैं जिनके पास गाय या भैंस जरूर है, तो 25% लोग ऐसे बचे जिनके पास गाय या भैंस नहीं है। तो आप इसका 25% निकाल देंगे। 25% निकालेंगे तो 24 चौक 96 होते, आंसर हो जाएगा आपका 240। देखो 25% का मतलब 1/4, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, यानी कि 240 आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, 19। एक वितरण आपको दिया हुआ है 20, 25, 30 की आवृत्ति वाले 3 घटकों से बना है। इसके क्रम से 25, 10, 15 माध्य है। तो इसका संयुक्त वितरण का माध्य आपको बताना है कितना होगा। संयुक्त वितरण का माध्य आपको बताना, संयुक्त वितरण का माध्य कितना होगा। बताओ, मैंने ये क्वेश्चन आपको जब मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स कराया था तब मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, आप इसको सिंपल तरीके से कर सकते हैं। आप मुझे बताएंगे 20 है और 20 का माध्य कितना है, आपको दिया हुआ है भैया 25, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा प्लस। फिर आगे जो 25वां हमारे पास डाटा है उसका माध्य कितना दिया हुआ है, उसका दिया हुआ है तो 10, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस जो 30 है आपके पास उसका माध्य कितना दिया हुआ है 15, तो 15 से डिवाइड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और टोटल आप निकालेंगे कितने डाटा है, टोटल डाटा है 25 और 20 और 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 75। आप इसको सोल्व कर लेंगे तो आपके पास मीन आ जाएगा, मीन। तो कितना हो जाएगा, देखो 25 दूनी 50, 500 हो जाएगा, प्लस 250 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 15 या 45, यानी कि 450 हो जाएगा। और डिवाइड कर देंगे 75 से, तो ये टोटल आपके पास बचेगा दोस्तों 1200, और 1200 बटे हो जाएगा 75, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16। तो 16 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, 20। कितने तरीके से आपको बताना है दोस्तों, आपको क्वेश्चन बताना है, ये आपका क्रमचय संचय यानी कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20। कितने तरीकों में आपको बताना है दोस्तों, देखो कितने तरीकों से 12 लड़कियों को 50 सीटों वाले एक पंक्ति में रखा जा सकता है, ताकि ताकि कोई भी लड़का अगल बगल की सीट में ना बैठे, आपको ये बताना है। आप मुझे बताओ, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, ध्यान से समझेंगे आप, कुल सीटों की बात करता हूं तो कुल सीट आपके पास जो दी हुई है, टोटल सीट जो आपको दी हुई है, टोटल सीट जो आपको दी हुई है दोस्तों, वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 50। ये बात आप समझ गए होंगे। अगर लड़कियों के लिए उपलब्ध जो सीट होंगी उसकी संख्या की बात करता हूं, तो आप मुझे बताओ कोई भी अगल बगल ना बैठे तो 49 सीट होंगी। समझ गए बात को आप, तो 49 माइनस कितनी कर देंगे, 12 लड़की चुननी है, मतलब 12 माइनस कर देंगे तो आपके पास कितनी बची, यानी कि 37 बची हमारे पास। जबकि जो 50 सीट के बीच में आपको कितनी है, 37 सीट क्या है, खाली है। अगर मैं इसमें से क्या कर दूं, अगर मैं इसमें से 12 लड़कियों को माइनस कर देता हूं, तो आप मुझे बताएंगे अब 12 लड़कियों को 37 सीट पर बैठाना, तो किस तरीके से बैठाओगे आप मुझे बताओ किस तरीके से बैठाओगे। तो सिंपल सा तरीका है भैया, आपको 37 आपको 37p12 तरीके से बैठा देना है बस। 37p12, क्योंकि अरे अब हमें क्या करना है, परमुटेशन ही तो लगा देना है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, प्रश्न नंबर है आपका 21 नंबर। निष्पक्ष पासों की एक जोड़ी फेंकी जाती है, दोनों की पासों की संख्याओं का जोड़ 5 आए, इसकी संभावना कितनी है। दो पासे फेंके जाते हैं, 5 जोड़ी आने की संभावना कैसी है, देखो एक पे 1 आ जाए, एक पे 4 आ जाए, ऐसे 5 आ सकता है। एक पे 2 आ जाए, एक पे 3 आ जाए, ऐसे भी 5 आ सकता है। पहले वाले पे 3 आ जाए, दूसरे वाले पे कितना आ जाए, 2 आ जाए, ये भी 5 हो सकता है। पहले वाले पे 4 आ जाए, दूसरे वाले पे 1 आ जाए, ये भी 5 हो सकता है। तो 5 आने के तरीके कितने हैं, 4 तरीके हैं। तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 4। टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम है भैया 36।
तो 4/36 क्या हो जाएगा, 4/36 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोलो, इससे आसान क्वेश्चन कभी देखा है आपने? भाई इससे आसान क्वेश्चन आपने कभी नहीं देखा होगा, समझ रहे हो बात को? इससे आसान क्वेश्चन तो आपने देखा ही नहीं होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है दोस्तों? प्रश्न नंबर है आपके पास 22। ये क्वेश्चन है आपका ग्राफ जो डीआई का क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझेंगे। नीचे दिए गए बार ग्राफ वर्ष 2013 के लिए विभिन्न व्यय श्रेणियों में कंपनी के लिए कुल व्यय का प्रतिशत वितरण प्रदर्शित किया जाता है। यदि विज्ञापन में व्यय 2.55 रुपए करोड़ है, तो परिवहन और कार पर व्यय के बीच का अंतर आपको बताना कितना होगा? तो टोटल जो हमें दिया रखा है वो दिया रखा है 2.55 करोड़। आपको बताना है परिवहन पे कितना है, 10 है, और आपको बताना 10% है, और आपको बताना है कि परिवहन और कर कितना है, कर पे है 7.5 है। तो आपको बताना है इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा। तो पहले आपको इनके बीच का अंतर निकाल देना है। भाई 10% और माइनस के 7.5% कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 2.5% हो जाएगा भैया। 2 पॉइंट कितना हो जाएगा? 2.5% हो जाएगा। अब आपको जो निकालना है, आपको निकालना है किसका? आपको निकालना है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है, एक बार आप ध्यान से इसको समझेंगे दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। आपको दिया हुआ है कि जो कर परसेंटेज आपको दी हुई है, ये परसेंटेज आप एक बार ध्यान से समझेंगे, ये परसेंटेज आप एक बार ध्यान से समझेंगे, शायद ही आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। देखो, आपको बोला गया है, इसने जो बोला है ना, इसने जो बोला है हमें, इसने बोला है जो विज्ञापन दिया हुआ है ना, विज्ञापन पर व्यय, विज्ञापन पर व्यय दिया हुआ है, तो विज्ञापन पर व्यय दिया हुआ है आपको 2.55। तो आप मुझे बताओ, विज्ञापन का मतलब क्या है? ऐड, यही तो है। विज्ञापन का मतलब क्या है? ऐड है। तो ऐड जो दिया हुआ है विज्ञापन, विज्ञापन की वैल्यू है 15, यानी 15% की वैल्यू अगर मैं बोलना चाहूँ दोस्तों, 15% की वैल्यू आपके पास 2.55 करोड़ दी हुई है। आपको ध्यान से समझना है यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिया हुआ है 15% की जो वैल्यू है, क्योंकि विज्ञापन पे खर्च कितना है? 15%। वो 15% की वैल्यू 2.55 दी हुई है। अब आपको जो निकालना है 2.5 की वैल्यू निकालनी है, तो आप ध्यान से समझेंगे। इसको आप डिवाइड कर देंगे, कैसे करेंगे? देखो, 2.55, इसको डिवाइड कर देंगे 15 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5% से, क्योंकि हमें 2.5% की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, पॉइंट हटाऊंगा, 2 जीरो आ जाएंगे नीचे, ठीक है। 25 का भी 1 जीरो नीचे आ जाएगा, 25 से डिवाइड करो, 25 छक्का 150 होते हैं, तो 6 आ जाएगा। और देखो ध्यान से समझो, ये हो जाएगा आपके पास 255, 255 बटे कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करता हूँ तो कितना? देखो, 3 से डिवाइड करो, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इसको अब आप डिवाइड करो 3 से, तो 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, बचेगा कितना? 1, 3 पंजे 15 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। 5 से डिवाइड करेंगे 17 बार जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, यानी कि 17/40 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप इसको डिवाइड कर दो, और देखो 4 चौक 16 होते हैं, तो 4 बार जाएगा, 4 बार एक ही क्वेश्चन जा रहा है, एक ही ऑप्शन जा रहा है, 42.5, 42.5 लाख हो जाएंगे, ठीक है। 42.5 लाख सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है आपका 23। 220 छात्रों में से 120 छात्र पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। 220 छात्र हैं, 220 छात्र हैं, इसमें से 120 छात्र पुरुष हैं। देखो, इसमें से 120 क्या है? पुरुष हैं, और 100 क्या है? 100 है शेष महिला, यानी कि 100 महिलाएं हो जाएगी। आपको ये पुरुष यानी कि मेल, और ये है आपकी फीमेल, ठीक है। पुरुषों पुरुष छात्रों के 25% और महिला छात्रों के 20% रसायन विभाग के छात्र हैं। पुरुष छात्रों के 25%, तो पुरुष छात्रों के कितने? 25%, तो इसके 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/5, तो 25% कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 25% इसका हो जाएगा, 25%, 25% 1/4, तो 25% हो जाएगा 30। भाई इसका 25% ही तो निकालना हमें, 25% का मतलब 1/4, 4 × 12 होते हैं। अब पुरुषों के 25%, महिला के 25%, महिला छात्रों के 20%, तो इसका 20% कितना हो जाएगा? इसका 20% हो जाएगा 20, इसका 20% कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। रसायन विभाग के छात्र हैं, ये जो दोनों है, ये है रसायन विभाग के छात्र, यानी कि केमिस्ट्री के छात्र हैं। उसके बाद रसायन विभाग के 20% पुरुष छात्र और 25% महिला छात्र फाइनल एग्जाम में पास हुए। इसके तो 25%,
इसके तो 20%, तो 20% कितना हो जाएगा, इसका 20% हो जाएगा भैया 3 दूनी 6 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। और इसके 20% कितने हो जाएंगे, इसके 25%, इसके 25 दूनी 50 हो जाएगा, तो 25 दूनी 50 का मतलब इसके हो जाएंगे 5। ये पास हुए हैं। आपको बताना है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है यहाँ पे फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, रसायन विभाग में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों की संख्या बतानी। तो रसायन विभाग में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्र कितने हैं, देखो ये हो जाएंगे आपके 11 छात्र। अब देखो इसमें कंफ्यूजन है, एक कंफ्यूजन क्या है, मैं इसका दोनों कंफ्यूजन बता देता हूँ। रसायन विभाग की अगर बात करूँ तो इसने हम ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि रसायन विभाग में जो जितने रसायन विभाग में छात्र हैं उनमें से पास होने वाले लोग, अगर मैं बात करता हूँ रसायन विभागों में ही पास होने वाले लोग कितने हैं, तो 11। रसायन विभाग में टोटल कितने हैं, 50, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना, 22%। समझ में आ गई बात। अगर दूसरी बात, अगर मैं ये समझूं कि रसायन विभाग में पास होने वाले, तो रसायन विभाग में पास होने वाले कितने हैं, 11, और टोटल कितने हैं, 202 20, और मल्टीप्लाई हो जाएगी 100, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 5%। तो दोनों आंसर इसके हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये समझना पड़ेगा आपको कि क्या आपको समझना है, यानी रसायन विभाग में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले या आपको रसायन विभाग परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले, ऐसे समझ सकते हैं आप। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, 24। यदि एक वस्तु की लागत दोगुनी हो जाए लेकिन विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहे तो 10% का नुकसान होता है। मूल राशि, मूल जो आपका लाभ है उसका प्रतिशत ज्ञात करना कितना होगा। आसान है, आप इसको कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, 25। देखो, शिव एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। दिवाली वाले दिन पिछले छूट लागू होने के बाद वह 40% अतिरिक्त छूट देता है। अगर तमाम छूट लागू करने के बाद भी दुकानदार का कुल लाभ 50% हो जाता है, तो दिवाली में दिए गए 8,000 रुपए में से 8,000 रुपए में बेची गई वस्तु का अंकित मूल्य और लागत मूल्य कितना होगा। देखो ध्यान से समझिए, पहले तो उसने 20% छूट दी और फिर उसने 40% छूट दी, तो हम क्या निकाल लेंगे, एकल छूट निकाल लेंगे दोस्तों, एकल छूट। तो कितनी हो जाएगी बोलो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 808 आ जाएगा ये। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, 60 में 60 जाएंगे, कितना हो जाएगा 52, यानी 52% आपका जो हो जाएगा, 52% हो जाएगी आपकी एकल छूट। ये डिस्काउंट हो जाएगा आपका, डिस्काउंट। समझ पा रहे हो बात को। अब 52% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 50% का लाभ होता है। अगर 50%, देखो 52% का डिस्काउंट का मतलब क्या है, यानी 52% के डिस्काउंट का मतलब है कि 100 रुपए की वस्तु में एमपी, एसपी और सीपी का रेशियो निकाल देता हूँ। एमपी, एसपी और सीपी का रेशियो, अगर वस्तु 100 रुपए की है दोस्तों, तो उसको 52% छूट पे 68 में बेचा जाता है। अगर वस्तु 100 रुपए की है तो उसको दोस्तों 50% के लाभ पर 150 रुपए में बेचा जाता है। अब आप इसको समझो ध्यान से, अब आप इसको ध्यान से समझो, ध्यान से समझोगे कितना आएगा, देखो ये आपके पास ये 150 आगे आ जाएगा, ये आपके पास 48 यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इसको 50 से काट सकते हो सबको। 50 से कैसे काट सकते हो, देखो ध्यान से समझेंगे। 50 से इसको काट सकता हूँ मैं 2 बार, 50 से इसको काट सकता हूँ मैं 3 बार, और 50 से मैं इसको काट सकता हूँ 2 बार। अब इसको सबको 2 बार काट देंगे आप, 2 से काट देंगे, 2 से कट जाएगा, 1 बार कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 24 बार, और 2 से ये 2 बार कट जाएगा। ये बात समझ गए आप। अब इसको आप सोल्व करो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझेंगे। ये आ जाएगा आपके पास एमपी, एसपी, सीपी का रेशियो, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ टोटल रेशियो। कितना आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे एमपी हो जाएगा भैया 150, और एसपी कितना हो जाएगा, 24 तिया कितने होते हैं, 4 तिया 12, 24 तिया 72 होते हैं। और उसके बाद सीपी कितना आ जाएगा आपके पास, 48 आ जाएगा, 48। अब आपसे बोला गया है कि दिवाली के दिन 8,000 रुपए में बेची गई वस्तु का 8,000 रुपए में बेची गई वस्तु का 8,000 रुपए में बेची गई वस्तु का अंकित मूल्य आपको बताना है। तो आप मुझे बताओ 72 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 72 यूनिट की वैल्यू है आपकी 8,000। समझ पा रहे हो बात को। अब आपसे पूछा गया है दोस्तों 15, देखो यहाँ से आप आराम से कर सकते हो इसको। आपको इसकी वैल्यू दे रखी है तो आपको 150 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 150 यूनिट की, और फिर आपको निकालनी है 48 यूनिट की वैल्यू। तो आपके पास दोनों वैल्यू आ जाएंगी, एमपी भी आ जाएगा आपके पास और आपके पास सीपी भी आ जाएगा।
तो एमपी भी आ जाएगा, सीपी भी आ जाएगा। यहाँ से आप आसानी से कर सकते हो, कैलकुलेट ही करना है आगे तो और कुछ नहीं करना। देखो के का मान ज्ञात कीजिए जो 5, 12, 29, 57 में से प्रत्येक से जोड़ा जाना चाहिए ताकि समानुपात में आ जाए। देखो समानुपात में आने के लिए इसका दो तरीके हैं, या तो आप हिट एंड ट्रायल से लगा दो। अगर हिट एंड ट्रायल से करने जाऊं मैं, देखो 5 बटे कितना लिखूंगा, 12 लिखूंगा, और यहाँ पे 29 बटे कितना लिखूंगा, 57 लिखूंगा। अब आप इसमें जोड़ते जाओ, हिट एंड ट्रायल लगाते जाओ। अगर मान लेता हूँ पहला ऑप्शन आंसर होगा, यानी अगर 5 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 10 हो जाएगा, और 10 बटे कितना हो जाएगा, 5, 17 हो जाएगा। समझ गए बात को? आगे आओ इधर, अगर मैं क्या करता हूँ 5 जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 34, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 5 इसमें जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 62। क्या ये समानुपात में आ रहे? नहीं आ रहे, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। उसके बाद अगर मैं 4 चेक करता हूँ, 4 अगर मैं चेक करता हूँ तो देखो 4 जोड़ूंगा तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे 4 जोड़ूंगा 16 आ जाएगा, यहाँ पे 4 जोड़ूंगा दोस्तों 33 आ जाएगा, और यहाँ पे इसमें 4 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। तो ये भी समानुपात में नहीं आ रहा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगर 2 जोड़ता हूँ तो, अगर मैं क्या करता हूँ 2 जोड़ता हूँ तो, 2 जोड़ता हूँ तो 7 आ जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, और 2 इसमें जोड़ता हूँ तो दोस्तों 31 आ जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इसमें जोड़ता हूँ तो 59। तो ये भी कहीं से कहीं तक नहीं बन रहा, तो आंसर एक ही बन जाएगा आपके पास, डी ऑप्शन। ये भी आंसर नहीं बन रहा, तो आपको क्या करना है, अब आपको दूसरा ऑप्शन चेक करना है। दूसरा ऑप्शन कौन सा है आपका, डी ऑप्शन। अगर मैं इसमें 3 ऐड करता हूँ तो आपके पास 8 आ जाएगा, अगर मैं इसमें 12 में 3 ऐड करता हूँ तो 15 आ जाएगा, इसमें अगर मैं 3 ऐड करता हूँ तो 32 आ जाएगा, इसमें अगर मैं 3 ऐड करता हूँ तो 60 आ जाएगा। देखो सिंपल सा बन रहा है नहीं, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 15, 15 चौका 60, ठीक है। तो 8/15, 8/15 आपका सही उत्तर आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, प्रश्न नंबर है आपके पास 27। अब ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, ये आपको होमवर्क के तौर पर मुझे बताना है करके। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, प्रश्न नंबर है आपका 28। एक ऑनलाइन परीक्षा में 100 अंकों के 22 प्रश्न हैं। परीक्षा में 4-4 अंकों वाले हाँ या ना के प्रश्न और 5-5 अंकों वाले बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल हैं। परीक्षा में कितने बहुविकल्पीय प्रश्न हो सकते हैं, ये आपको बताना है। देखो हिट एंड ट्रायल से जाते हैं। आप मुझे बताओ, अगर 5-5 अंकों वाले बहुविकल्पीय प्रश्न अगर 30 हुए तो 5-15 पेपर 150 नंबर का हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर 12 हुए तो 12 पंजे कितने होते हैं, 60 होते हैं, और 60 तो यहाँ आ गए हमारे नंबर, और 40 नंबर के कितने, अब देखो 12 यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप मुझे बताओ, जब 12 प्रश्न यहाँ पे आ गए हमारे, तो प्रश्न कितने बचे, प्रश्न बचे आपके पास कितने, प्रश्न बचे आपके पास कितने, 10 प्रश्न बचे। भाई 10 प्रश्न ही तो बचेंगे। और आप मुझे बताओ, अब जो हाँ या ना वाले प्रश्न हैं वो 4-4 नंबर के हैं, तो क्या इसमें अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 40 बन रहा है, बिल्कुल 40 और 60 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपके पास 29। उत्सवी हर दिन सुनीता को 400 रुपए देना शुरू करती है, लेकिन पिछले 5 दिनों से वह सुनीता को 1000 रुपए हर रोज दे रही है। आज तक सुनीता को दिए गए कुल औसत धन 600 रुपए है। कुल कितने दिनों के लिए उत्सवी ने सुनीता को पैसा दिया, ये आपको बताना है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ये आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, दो तरीके से कर सकते हो आप इसको। उत्सवी हर दिन सुनीता को 400 रुपए देना शुरू करती है, पिछले 5 दिनों से वह सुनीता को 1000 रुपए हर रोज दे रही है। वह आज तक सुनीता को कितना कुल रुपए कितने दे चुकी है, ये आपको बताना है। इसका औसत धन आपको बताना, औसत धन कितना हो जाएगा। इसको आप आसानी से कर सकते हो क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप इसको कर पाओगे, ठीक है। देखो ध्यान से समझना पड़ेगा, ध्यान से एक बार आपको ये समझना पड़ेगा। इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम, अगर मैं करना चाहूँ इसको तो मैं इसको देखो दोनों तरीके से बता देता हूँ, ध्यान से समझो। अगर मैं बात करता हूँ, उत्सवी ने 400 रुपये संगीता को मान लीजिए एक्स दिन तक दी, ठीक है, सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स दिन तक उसने दिए तो 400 एक्स उसके पास पैसा हो जाएगा, ये बात आपको समझ में आ गई। और क्योंकि उसने पिछले 5 दिनों तक उसको 1000 रुपये दिए, तो 5 गुणा 1000 हो जाएगा, 5 गुणा 1000 हो जाएगा, ये बात आपको समझ में आ गई। और 5 गुणा 1000 हो जाएगा, इस तरीके से उसका जो औसत आ जाता है
अब आप मुझे बताओ दिन कितने हो गए, x दिन तक यहाँ हो गए तो x प्लस के 5 दिन हो गए, और ये औसत जो इसका आ जाता है वो आ जाता है 600। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, बस आप इसको कैसे कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए। हो जाएगा आपके पास 400x प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 600x, और 6 पंजे 30,000 हो जाएगा, सॉरी 3000 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करो, यहाँ आ जाएगा आपके पास 2000, और 2000 बराबर आपके पास हो जाएगा 200x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 10। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो टोटल दिन कितना हो जाएगा, 10 और 5 15 दिन हो जाएंगे। 10 और 5 15 दिन आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 10 दिन यहाँ हो गए और 5 दिन यहाँ हो गए दोस्तों, तो 15 दिन आपके पास सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं, अगर आप इसको करना चाहें तो एलिगेशन से भी कर सकते हैं। आपको बताना है इसका एलिगेशन से कैसे कर सकते हैं। आगे आओ। अमीर, बासा और चीज एक काम को क्रम से 90 दिन, ये अमीर है, ये बासा है, और ये है दोस्तों चीज। अमीन, बासा, चीज, नाम बहुत खतरनाक है भाई साहब। ये हो जाएगा 90 दिनों में, ये करते हैं 40 दिन में, और ये भाई साहब करते हैं 12 दिन में। कर सकते हैं, लेकिन वे तय करते हैं कि एक दिन में एक ही व्यक्ति काम करेगा और पारिश्रमिक रूप से 240 रुपए प्राप्त करते हैं। 240 रुपए प्राप्त करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली धनराशि कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो आप मुझे बताओ दोस्तों, अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 छंग कितने होते हैं, 24 होते हैं, यानी कि मैं इसको 4 नम कितने होते हैं, 36, यानी कि 360 एलसीएम ले लूँ, 360 एलसीएम ले लूंगा। तो कितनी बार, 4 बार कट जाएगा, ये 9 बार कट जाएगा, और 12 या 36, यानी कि ये कट जाएगा आपका 30 बार पूरे पूरे। तो आप मुझे बताओ, जो पैसा मिलेगा वो इसी अनुपात में तो मिलेगा भाई, पैसा इसी अनुपात में मिलेगा। तो आप बस ऐसा नंबर मुझे बता दो, देखो इसको पैसा कितना मिलेगा 4, इसको पैसा मिलेगा 9 के अनुपात में, इसको पैसा मिलेगा 30 के अनुपात में। आप इसकी वैल्यू बता दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है आपका ये, और आप इसका मुझे आंसर बता दीजिए। देखो, अगर बी को जो पैसा मिलेगा, ए को पैसा 4 यूनिट के बराबर, तो बी को 9 यूनिट के बराबर, और सी को 30 यूनिट के बराबर पैसा मिलेगा। आप मुझे बस इतना बता दीजिए, बी को जो पैसा मिलेगा वो 9 यूनिट के बराबर मिलेगा, यानी 9 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर। तो इसमें चेक कर लो 9 का मल्टीपल कौन सा है। केवल एक ही ऑप्शन आपके पास 9 का मल्टीपल है, वो है आपका कौन सा, वो है दोस्तों आपका 54। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए आप बात को, बिल्कुल आसानी से आप बात को समझ गए। ठीक है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्लास थी दोस्तों, और उम्मीद करूंगा इन 30 क्वेश्चन में से आपने काफी सारे क्वेश्चन कर दिए होंगे, और अगर क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए हैं तो मैंने आपको सॉल्यूशन भी करा दिया, आप वहां से समझ सकते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके हुए हैं आपको कमेंट करके जरूर बताना है। 30 में से आपके कितने प्रश्न हुए हैं। हर एक क्वेश्चन जो हर एक चैप्टर से मैं कोशिश करता हूँ प्रश्न रखने की, कुछ क्योंकि एडवांस के चैप्टर से मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी कोई एक दो क्वेश्चन रखा जाए, मतलब ज्यादा क्वेश्चन रखा जाए, और फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम एडवांस के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर एक रेशियो में क्वेश्चन को चलाएंगे। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं 30 में से, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और कैसी लगी क्लास आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अब आपकी क्लास जो होगी दोस्तों, मंडे के दिन आपकी क्लास होगी, और मंडे के दिन हमको अपना कौन सा प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे, अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 25 कर रहे होंगे दोस्तों। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।